Good evening. In today's lecture of mathematical physics, lecture number 1, we will discuss about vector analysis. Now, what we will discuss in this chapter, a quick review of what we will be discussing is, we will first of all discuss number 1, coordinate system. We will study different coordinate systems such as Cartesian, spherical, polar, cylindrical coordinate system. Then we will also learn how to transform a vector from one system to the other. For example, if we have Cartesian coordinate, then how to go from Cartesian to spherical polar or vice versa, or from Cartesian to cylindrical or vice versa. That all we will learn in this topic. Then third topic will be gradient, divergence, curl and some second derivatives. We will learn about these topics. Then in the fourth topic, we will understand about line integral, surface integral and volume integrals. Then we will further discuss about fundamental theorem of gradient, divergence and curl. Fundamental theorem of divergence is well known as Gauss theorem, which we study in electrodynamics also. And then we will study fundamental theorem of curl also, which is known as Stokes theorem. Then we will also discuss Green's theorem. So this is the quick summary of the chapter that we will discuss in vector analysis. Now first of all, to analyze the vectors, we should understand what are vectors. So we all know that vectors are those quantities which are having magnitude as well as direction. So the quantities which have magnitude as well as direction are called as vectors. Then, vectors can be categorized into two quantities, polar vectors and axial vectors. Now, when we talk about polar vectors, in polar vectors we know कि starting point क्या है या point of application क्या है. हमें उसका पता होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एक ब्लॉक पड़ा है, उस पर मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो मुझे पता है. तो इस करके जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब क्या है? पोलर वेक्टर्स है. और वही अगर हम एक्सियल वेक्टर्स की बात करें तो एक्सियल वेक्टर्स में हमारे पास क्या है कि वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट. जब हमने ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस करना है तो हमारे पास क्या होता है? पोलर वेक्टर होता है. और अगर हमें रोटेशनल वेक्टर की बात करनी है, अगर हमें रोटेशन की बात करनी है तो हमारे पास क्या होता है? एक्सियल वेक्टर्स होते हैं. अगर हमें रोटेशनल मोशन को समझाना है तो वी यूज एक्सियल वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर्स में हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, जैसे हमें पोलर वेक्टर्स में पता था. सो वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है. अब एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम अपनी फिंगर्स को राइट हैंड लेके अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा जो थंब है वो किधर को पॉइंट करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. जैसे हमारे पास इसको हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास घरों में पेचकस होता है, स्क्रू रूल है ना, स्क्रू मीन्स पेचकस की बात की गई है. तो जैसे ही हम पेचकस को ऊपर ऐसे होल्ड करेंगे, इस तरह से अगर हम इसको पेचकस को होल्ड करके ऊपर को लेके जाते हैं क्लॉकवाइज घुमा के, तो किधर को जा रहा है? पेचकस ऊपर को जा रहा है. ठीक है. तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल से अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वो स्क्रू ऊपर को जा रहा है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू किधर को आ जाएगा? नीचे को आ जाएगा. तो जैसे हमारे पास टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब क्या है? एक्सियल वेक्टर्स है. ठीक है. अब पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, और उसके बाद एक नई चीज़ आती है टेंसर्स. अब टेंसर्स भी हैं एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन या कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में. उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम टेंसर्स बोल देते हैं. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
प्रेशर है, प्रेशर हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, टेंसर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, वो क्या है, स्यूडो वेक्टर्स का कंसेप्ट। तो स्यूडो वेक्टर्स में बेसिकली क्या है, स्यूडो वेक्टर्स में स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा। अब वेक्टर्स जो हैं दे शो द प्रॉपर्टी कि अगर हम उनकी मिरर करें, यानी कि अगर हम उनके कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर दें तो वेक्टर्स सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन स्यूडो वेक्टर्स क्या है कि अगर हम उनकी मिरर इन्वर्जन कर रहे हैं तो दे शो इन्वर्जन प्रॉपर्टी, वो इन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बॉडी है, वो रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज टुवर्ड लेफ्ट। जब मैं इसकी मिरर इमेज देखती हूँ तो उसके इसमें क्या है कि बॉडी इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे मिरर इन्वर्जन होगी ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्यूडो वेक्टर्स बोल देते हैं। यानी कि स्यूडो वेक्टर्स फॉल्स वेक्टर्स हैं, क्योंकि वेक्टर्स की तो प्रॉपर्टी है दे डू नॉट शो मिरर इन्वर्जन, लेकिन स्यूडो वेक्टर्स तो शो कर रहे हैं मिरर इन्वर्जन, तो इस करके हम इनको स्यूडो वेक्टर्स बोल देते हैं कि वैसे ये वेक्टर्स हैं, वैसे इनका मैग्नीट्यूड भी है, इनकी डायरेक्शन भी है, बट ये मिरर इन्वर्जन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब अगर हम देखें कि स्यूडो वेक्टर्स जो हैं वो उनको एक्सियल वेक्टर्स भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सियल वेक्टर्स इस करके बोला जाता है क्योंकि स्यूडो वेक्टर्स की एक्सिस डिपेंडेंस होती है। ठीक है, ये एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इस करके हम इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम एक्सियल वेक्टर्स भी बोल देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक करंट की लूप है, करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऊपर की तरफ है। कैसे पता लगा, ईडी में भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारी राइट हैंड को हम लें और फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, ऊपर को जा रही है। और जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो उस केस में तो करंट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो अब अगर मैं राइट हैंड फिंगर्स को अपनी कर्ल करती हूँ, तो राइट हैंड फिंगर्स को अगर मैं कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, नीचे को जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्यूडो वेक्टर। सो सबसे पहले हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझने के लिए हमने सबसे पहले वेक्टर्स क्या होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या है, जैसे ये वेक्टर है, ए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका कॉम्पोनेंट ए एक्स, अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका कॉम्पोनेंट ए वाई, और अलॉन्ग जेड एक्सिस इसका कॉम्पोनेंट ए जेड। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारा कंप्लीट बन गया। अब पोजीशन वेक्टर एक क्वांटिटी आती है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, जो हम ईडी में भी पढ़ते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो कि पार्टिकल की पोजीशन को बताए। अब जैसे ये पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये मुझे क्या बता रहा है, ये पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। अब मान लो ये पार्टिकल जो है इट अंडरगो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल, और ये क्यू पॉइंट पे चला गया, पी टू क्यू वो मूव कर गया, तो अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड से चेंज होके क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी। तो डी एल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलावा और क्या पढ़ना है, डी ए वेक्टर यानी कि एरिया एलिमेंट, एंड डी टर्म यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट। अब जो इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी एल वेक्टर,
वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे P पॉइंट है एक्स वाई जेड, वो Q x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड पे चला गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गई। सो वो कहाँ से कहाँ चला गया, फ्रॉम R टू R प्लस डी। ठीक है, तो इस केस में हम डीएल वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इस केस में डीएल वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, small displacement along z axis. So dl vector will be equal to dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. ठीक है, अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट P लिया था, उसके आसपास हम एक एलिमेंटल क्यूब जो है वो सपोज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में बना हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स कैप वाई कैप जे कैप भी बोल सकते हो, या आई कैप जे कैप के कैप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो डी एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो डी वाई है, एंड अलोंग जेड एक्सिस जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डी जेड। और जब वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे गया by undergoing this displacement dx dy and dz, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, यहाँ पे आ गया पॉइंट Q, P से Q। अब अगर हमें वॉल्यूम एलिमेंट निकालनी है डी टाउ, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट निकालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ये एलिमेंटल क्यूब है ना, तो एलिमेंटल क्यूब में वॉल्यूम कैसे होती है, उसकी साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे साइड्स क्या है एलिमेंटल क्यूब की, ऑफ साइड्स डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। सो डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी जेड का प्रोडक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो एरिया एलिमेंट है डी वेक्टर, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास दो तरह के सर्फेसेस होते हैं, एक होता है क्लोज सरफेस और एक हमारे पास होता है ओपन सरफेस। तो क्लोज सरफेस हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास वॉल्यूम है दैट इज सराउंडेड बाय क्लोज सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिमेंटल क्यूब ही है जो हमने ऊपर लिया था, दिस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोज सर्फेसेस, एक नीचे, एक ऊपर, एक इधर, एक आगे और एक पीछे, तो कितने हो गए, 6 surfaces. So elemental cube is surrounded by 6 surfaces. और वही अगर हम ओपन सरफेस की बात करें तो एनी ओपन सरफेस इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड लाइंस। अब ये क्लोज लाइंस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। ठीक है, दे कैन बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे इस केस में है, और दे कैन बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल्सो, ये जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर में हमें, जैसे हमने ईडी में भी पढ़ा हुआ है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस भी सरफेस का हमने एरिया वेक्टर लेना होता है, जो एरिया वेक्टर है वो उस सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, जिसको हम एरिया वेक्टर को क्या बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन को आउटवर्ड नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एलिमेंटल क्यूब, फिर से ले लिया हमने, ये आई कैप, ये जे कैप, के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट सरफेस है, ये जो हमारे पास फर्स्ट सरफेस है, ये मैंने सबसे पहले ले लिया। अब फर्स्ट सरफेस में हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट सरफेस में फिक्स्ड है। सेकंड सरफेस में अगर मैं देखूं तो सेकंड सरफेस कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। देखो एक्स
जेड प्लेन में है, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है। और अगर मैं ये वाला सरफेस लूँ, ये ऊपर वाला सरफेस लूँ, तो ये कौन से सरफेस में है। सो फॉर द फर्स्ट सरफेस, let us consider first surface. This is first surface. In this case, this is x-axis. So x is equal to a is fixed. So area vector कैसे होगा, ये कौन सा plane है, which plane is this, x is equal to a is fixed. So obviously कौन सा plane होगा जो x के perpendicular है, x के perpendicular कौन सा plane होगा, yz plane. तो DA में हमने क्या क्या लेना है, DA में हमने DL की जो y एंड z कॉम्पोनेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे L क्यूब हमें देता है वॉल्यूम, तो L स्क्वायर हमें क्या देता है, एरिया। सो x इज इक्वल टू a, फर्स्ट प्लेन की अगर हम बात करें तो उस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, उस केस में हमारे पास DA वेक्टर dy dz i कैप आ रहा है। अब सेकंड जो है, सेकंड जो हमारे पास सरफेस है वो ये रहा, विच इज द YZ प्लेन। ये y और z प्लेन में लाई कर रहा है, तो x क्या हो जाएगा, अगर y और z प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट तो कोई हुआ ही नहीं, x तो 0 आ गया। तो DA वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये वाली जो डायरेक्शन है फर्स्ट वाले की, वो हमने अलोंग एक्स कैप ली थी पॉजिटिव, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज अवे फ्रॉम द सरफेस बनाना है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस dy dz आई कैप। लेट मी जस्ट इरेज दिस सो दैट वी गेट मोर क्लैरिटी ऑफ द फिगर। ठीक है, अब थर्ड सरफेस आप खुद सोचो, ये है थर्ड सरफेस जो मैंने लिया हुआ है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्जेड प्लेन हो गया। तो एक्जेड प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, या कौन से कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स्ड है, y इज इक्वल टू ए फिक्स्ड है, ये y इज इक्वल टू ए, सो y इज इक्वल टू ए फिक्स्ड है। तो एक्जेड प्लेन में इसका परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में, यानी कि j का। तो इस करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के आगे j का या y का, और इसका एरिया जब निकालना है तो कौन से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, क्योंकि y तो फिक्स्ड है, तो कौन से कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, dx एंड dz को। तो यहाँ पे क्या आ गया, dx dz j का। अब हम नेक्स्ट जो है फोर्थ सरफेस लेंगे, वो अब आप बताओ कि कैसे आएगा। ये मेरा फोर्थ सरफेस है, कौन सा प्लेन है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इस केस में आप y 0 देख सकते हो, तो यहाँ पे इस केस में क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। और DA वेक्टर किधर को होगा, y तो फिक्स्ड है, तो कौन से कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, x एंड z को। तो क्या आंसर आएगा, dx dz। और डायरेक्शन देखो किधर को, एरिया वेक्टर की टुवर्ड्स, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, माइनस j कैप या माइनस y कैप भी बोल सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। यू कैन यूज यूनिट वेक्टर्स एज x y z और i j k एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, अब लास्ट के दो केसेस आप खुद देखो and just try to analyze that whether you are able to understand the area element over here. Okay, so last में जो surfaces लिए हुए हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ, उसको एनालाइज करो जरा।
देखो ज़रा, फिफ्थ सरफेस कौन सा है? ये कौन सा सरफेस बना? फिफ्थ सरफेस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन आ गया। और इसमें z किसके बराबर है? a के। तो z इज इक्वल टू a इज फिक्स्ड। और एरिया एलिमेंट फिर कैसे आ जाएगा? अगर z फिक्स्ड है तो एरिया एलिमेंट कौन से कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके आएगा? x एंड y को। तो यहाँ पे आ गया dxt। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी? इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, यानी कि अलॉन्ग के। अब नेक्स्ट जो इसके पैरेलल सरफेस है ये वाला, ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? z की वैल्यू 0 है। अगेन ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। और इस केस में डायरेक्शन जो है, दिस इज प्लस के कैप, दिस इज माइनस के कैप, नेगेटिव z एक्सिस। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा? माइनस dx dy के कैप। सो आई होप आपको पता लग गया है कि हाउ टू राइट एरिया एलिमेंट dA vector in case of Cartesian coordinates. ठीक है? सो यू डोंट हैव टू क्रैम दीज थिंग्स। आपको क्रैम नहीं करनी है, आपको इसको समझना है कि ये कैसे आई। देन इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ओपन सरफेस आता है। ठीक है? ओपन सरफेस में जैसे आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल कि इस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और ये कौन से प्लेन में लाई करता है? वाई जेड प्लेन में लाई करता है। तो अगर वाई जेड प्लेन में है तो एक्स ज़ीरो प्लेन भी बोल सकते हैं वाई जेड प्लेन को। वाई जेड प्लेन मीन्स जिसमें एक्स है ही नहीं, एक्स ज़ीरो है, तो उसको हमने एक्स ज़ीरो प्लेन बोल दिया। उसके बाद अब वाई जेड प्लेन में अगर मैं स्मॉल एलिमेंट ले रही हूँ तो ये आ जाएगा डी वाई, ये आ जाएगा डी जेड, बिकॉज आई हैव चोजन वाई एक्सिस अलॉन्ग दिस एंड जेड एक्सिस अलॉन्ग दिस। सो एरिया एलिमेंट इस केस में अगर मैं निकालती हूँ इसका, इस पूरे में से इस छोटे का जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा, यानी कि टुवर्ड एक्स एक्सिस होगा। सो यानी कि जो डी ए वेक्टर है दैट कम्स आउट टू बी डी वाई डी जेड कैप, जैसे कि इस केस में। और अगर मैंने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है डी ए की तो मुझे कैसे पता लगी? आई कैप है, तो हमने क्या करना है? राइट हैंड रूल यूज़ करना है। कैसे? यूज़ योर राइट हैंड, मूव योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? राइट हैंड हम लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम उसको, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब हम अपना हाथ लेके जाएंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट कर रहा है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, यानी कि एरिया एलिमेंट। सो अगेन आई रिपीट, जब हम राइट हैंड यूज़ करके फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, तो जो थंब है दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। ठीक है? अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या किया। आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया। उससे भी पहले हमने वेक्टर्स को, पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, टेंसर्स, उनको इंट्रोड्यूस किया। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें ऑलरेडी आता है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, इसको हमने डिस्कस किया वन बाय वन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंटल क्यूब अराउंड द पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ठीक है? फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर, उसको डिस्कस किया इन द केस ऑफ अ क्लोज सरफेस एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ अ ओपन सरफेस। ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट टू मी,
आई विल गेट बैक टू यू. और उसके बाद प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो दैट you are able to understand the course, you are able to understand the material which I am sending to you. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास जो है, अभी तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किया ना, तो कार्टेशियन के बाद क्या आता है हमारे पास? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. फिर हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. स्फेरिकल में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? आर, थीटा एंड फाई. और सिलेंड्रिकल में कौन कौन से होते हैं? सिलेंड्रिकल में हमारे पास होते हैं आर, फाई एंड जेड. इनको हम डिस्कस करेंगे. एंड मोर ओवर उनका रिलेशन विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है वो भी करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से. ठीक है. सो दैट विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास. दिस इज़ व्हाट वी ऑलरेडी नो. हमें ऑलरेडी वेक्टर्स के बारे में पता है, हमें ऑलरेडी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है. इट्स जस्ट रिविजन ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो. क्योंकि अगर हमें बेसिक पता है फिर ही हम आगे जो स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, उनको बेटर समझ पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट. गुड लक.